तो आज बाजार के लिए ऐतिहासिक दिन है, वो दिन जिसके लिए सब बेकरार थे और आखिर आज वो इंतजार खत्म हुआ। निफ्टी पहली बार आज 20,000 के पार पहुंचा है। सेंसेक्स इस बीच 528 अंक चढ़ा और 67,127 पर बंद हुआ। तो निफ्टी 176 अंक चढ़कर 19,996 पे। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने देखी बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में। मिड और स्मॉल कैप की रैली और पार्टी भी यहां जारी है। राइट, तो निफ्टी के लाइफ हाई के सफर में किन सेक्टर्स ने कमाल किया है, किन सेक्टर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है, ये सब बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो एक ऐतिहासिक दिन जबकि निफ्टी ने 20,000 का माइलस्टोन अचीव किया है और बढ़िया तेजी हाल में अलग अलग सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में आई, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी रही और उसका इंपैक्ट भी आप देख रहे हैं कि आज ये माइलस्टोन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे किस तरह का यहां पर मूव रहा। करीब 20 जुलाई जो पुराना ऑल टाइम हाई था 21 जुलाई का, उसके बाद अब इंडिसेस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 36 सत्र लगे इंडेक्स को अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स को अचीव करने में। पिछला रिकॉर्ड 19,991.85 और उसके बाद आज ये नया 20,000 का माइलस्टोन अचीव हुआ। 36 सत्रों के अंदर ये माइलस्टोन इंडेक्स ने अचीव किया है। लेकिन इस माइलस्टोन की जो पूरी स्टोरी है, अगर आप पुराने आंकड़ों से देखेंगे तो इस तरह दिखाई पड़ेगी। 2007 में 5,000 का आंकड़ा अचीव किया। 2017 यानी कि 10 साल बाद निफ्टी ने करीब 10,000 का आंकड़ा पार किया। उससे महज करीब 4 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 15,000 का आंकड़ा और उससे महज 2 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 20,000 का आंकड़ा। तो पहले रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी इंडिसेस की। इस पूरी तेजी में अलग अलग सेक्टर्स का प्रदर्शन, लेकिन उससे पहले मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे 12% की तेजी रही मिड कैप में और 13% की तेजी रही स्मॉल कैप में, जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडेक्स वाइज सबसे ज्यादा रिटर्न दिया पीएसयू इंडेक्स ने 15% की शानदार तेजी, रियल्टी 11%, मेटल 10%, तो एक बढ़िया तेजी महज कुछ समय में ही 36 सत्रों में इस स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी है। आईटी 9%, फार्मा 7%, पीएसयू बैंक 5% के आसपास तेजी यहां रही। इनफैक्ट ऑटो ऐसे स्टॉक जो कि करीब 4% रिटर्न देखे गए और फार्मा भी रफली 5% के आसपास की तेजी के साथ कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि अंडर परफॉर्मेंस रही बैंक से और एफएमसीजी जो कि नेगेटिव के साथ रिटर्न इस पूरी तेजी में देते हुए दिखाई पड़े। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी देखें तो पीएसयू का बोलबाला, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन दोनों में करीब 20 से लेकर 25% रिटर्न। सिप्ला और अदानी पोर्ट दो और ऐसे नाम जो कि 18% तक चले। लाइकवाइज एचसीएल टेक, एलएनटी, टाटा स्टील, कुछ ऐसे नाम जो कि 12 से लेकर 15% तक का पॉजिटिव रिटर्न देकर गए। ब्रॉडर मार्केट्स में तो शानदार तेजी रही, जिसमें आईआरएफसी 150%, एमएमटीसी 100%, बीएससी 90%, कोचिन शिपयार्ड 80% की तेजी यहां देखने को मिली। इनफैक्ट आरईसी, अदानी पावर, बीईएमएल, आईबी हाउसिंग, कुछ और ऐसे नाम जो कि 55 से लेकर 70% तक चलते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में जोरदार तेजी रही, लेकिन इंडेक्स में भी एक शानदार प्रदर्शन और आज ये ऐतिहासिक दिन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, तो ये था अब तक का सफर जो कि निफ्टी ने कैसे 20,000 तक पहुंचाया और किन सेक्टर्स ने कमाल किया बता रहे थे यहां पर हमें हमारे सहयोगी सुमित। लेकिन बाजार टॉप पर है और आगे यहां से क्या बाजार का आउटलुक बनता है, इस पर बता रहे हैं विस्तार के साथ सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। मार्केट के लिए आज एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन और आज निफ्टी ने पहली बार 20,000 हिट किया। ना सिर्फ हमने 20,000 हिट किया बल्कि उसको सस्टेन किया। इनफैक्ट जो मार्केट की क्लोजिंग थी, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई होती तो आज की क्लोज भी 20,000 के ऊपर होती। एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट बंद हुआ 176 पॉइंट के गेन के साथ। बैंक निफ्टी आज पूरा 1% ऊपर 400 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स के साथ 45,500 के ऊपर बंद होता हुआ। और मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी, करीब 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ। वैसे तो खैर इस रेस के कई घोड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज भागे उनमें बैंकिंग शेयर्स थे। एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेश मूव दिखाया। एचडीएफसी बैंक और कोटक यहां पर भी शानदार मूव्स रहे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में शानदार तेजी थी आज। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 2 गेनर्स थे। अदानी पोर्ट्स खासतौर से 7% के गेन्स के साथ, अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में बहुत शानदार तेजी, जिसको लीड किया था मारुति सुजुकी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाकर, और उसका साथ दिया हीरो मोटोकॉर्प और बाकी के स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर्स ने भी। उसके अलावा बाकी की कंजम्पशन नेम, चाहे वो ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, टाटा कंज्यूमर हो, यहां पर भी आपको आज शानदार तेजी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल अच्छा ही रहा। इवन आईटी स्टॉक्स टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में आज तेजी थी।
नीचे गिरने वाले शेयरों में कुछ खास लिस्ट थी नहीं, सिर्फ एक कोल इंडिया जो करीब करीब 1% नीचे था। बात जहां तक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो शामिल हैं स्टॉक्स उनकी, उसमें अगेन अदानी ग्रुप स्टॉक्स का जलवा था, लेकिन उसके अलावा वोडाफोन आइडिया 7% ऊपर था। पीएसयू बैंकों में तेज रैली थी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सभी स्टॉक्स डे हाई पर जाकर बंद हुए और शानदार गेंस के साथ 6% तक के गेंस आपको देखने को मिले कैनरा बैंक जैसे स्टॉक में। फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी आज, ग्लेनमार्क फार्मा, उसके अलावा आप बाकी के फार्मा स्टॉक्स देख लीजिए जहां पर अच्छी खासी तेजी हुई। औरोबिंदो फार्मा ऊपर था, डॉक्टर लाल में शुरू सुबह से तेजी बनी हुई थी। अब मार्केट में यहां से क्या करना है, देखिए एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए, ये मैं लगातार कह रहा हूं, और मुझे लगता नहीं कि आपको एग्जिट के बारे में सोचना भी चाहिए 20,500 से पहले। बीच बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें वो अलग बात है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके री एंट्री कर लें वो अलग बात है, वो ट्रेडर समझते हैं। लेकिन एक अगर आप पोजिशनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं इस मार्केट में, तो मुझे लग रहा है अभी भी एक 400-500 पॉइंट की रैली बाकी है मार्केट में, जिसको बैंक निफ्टी शायद लीड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट का फासला है। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है, मेरा ये मानना है कि अभी तो यहां से तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में और निफ्टी में बाकी है। हमें एक चीज जोड़ूंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में अब थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो कैश रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये गिरेंगे, चलेंगे ये भी, लेकिन ये पीक आउट कब करेंगे ये कहना टफ होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में अब आप अगर बहुत पैसा बनाए तो थोड़ा पैसा यहां से लेकर अब आप लार्ज कैप में रखना चाहें या कैश में रखना चाहें, ये काम आप कर सकते हैं। चलिए, तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में क्या करना है, वहां से किस तरह का एक शिफ्ट लेना है, बैंकिंग शेयर्स में कहां अब चलने का वक्त आ रहा है, तमाम चीजें एक आउटलुक अनुज सिंघल बताते हुए मार्केट के लिए। लेकिन निफ्टी आज ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है और इससे पूरा बाजार खुश है। कोटक एएमसी के नीलेश शाह का कहना है कि G20 के बेहतर प्रदर्शन से भारत की छवि अच्छी हुई है, इसकी वजह से विदेशी निवेशक भारत का रुख करेंगे और बाजार और बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। ये जो G20 की मीटिंग हुई उसमें काफी देशों ने भारत की प्रेसिडेंटशिप की कदर की है। एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो बना वो मतलब बाली में नामुमकिन लग रहा था, बट यहाँ पे बन गया। तो मेरे हिसाब से जब 20 देशों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भारत आते हैं, उनके अखबार में भारत के बारे में लिखा जाता है, लीडरशिप की कदर होती है, तो कहीं न कहीं उनके निवेशकों को भी विश्वास आ जाता है कि चलो भारत में निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फेंस पे बैठे हुए थे भारत की स्टोरी में कि निवेश तो करना है बट महंगा है, वो आई थिंक अब निवेश करने के लिए कूद पड़ रहे हैं। चलिए, तो आज निफ्टी 20,000 को पार चला गया है और आगे यहां से और जबरदस्त तेजी की उम्मीद सारे एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। इधर अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश में जबरदस्त तेजी आई है। पिछले महीने के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा उछाल देखने को मिला है। अगस्त में सबसे ज्यादा निवेश मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में आया है। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने अगस्त महीने के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट इनफ्लो 20,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। ये 5 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं एसआईपी के जरिए रिकॉर्ड 15,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो हुआ है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में लार्ज कैप फंड्स में आउटफ्लो का सिलसिला अगस्त में भी जारी रहा, लेकिन जुलाई के मुकाबले इस बार आउटफ्लो काफी कम था। G20 समिट खत्म होने के बाद आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की स्टेट विजिट पर हैं। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के लिए सऊदी अरब बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तो सूरज ढलने के बाद भी सोलर पावर मिलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने सऊदी अरब के साथ एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ा करार किया है। इसके तहत सऊदी अरब के साथ समुद्र के नीचे से पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मी रॉय। लक्ष्मी, सऊदी अरब के साथ जो MOU साइन किया गया है उससे कैसे फायदे मिलने वाले हैं?
सऊदी अरब के साथ जो करार हुआ है ये खास तौर से पावर सेक्टर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। बिजली की किल्लत नहीं हो सकेगी और सोलर पावर से खास तौर से ज्यादा बिजली निर्बाध गति से हमको मिलती रहेगी, ये सुनिश्चित किया गया है। और इस करार के तहत दरअसल भारत और सऊदी अरब के बीच में ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट किया जाएगा और इस कनेक्ट करने के लिए समुद्र के नीचे से हाई पावर डीसी केबल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि जब हम सोलर पावर से बिजली पैदा कर रहे होंगे तो जब भारत में सूरज ढल चुका रहेगा तो सऊदी अरब के सोलर पावर प्लांट से बिजली हमको मिलता रहेगा, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब में सूरज ढला नहीं रहेगा। इसी तरीके से जब सऊदी अरब में सूरज ढल चुका रहेगा तो उस वक्त भारत के सोलर पावर प्लांट से हम बिजली यहां से सऊदी अरब भेज सकेंगे और ये इस ट्रांसमिशन लाइन की खासियत होगी। इतना ही नहीं, अभी हम पावर प्लांट के लिए पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए ऑयल और गैस को इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरब के रास्ते या सऊदी अरब से, तो अब हमें ऑयल और गैस को इंपोर्ट करने के बजाय वहीं बिजली बना लेंगे और उस बिजली को हम सीधे इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भारत में ला सकेंगे। इस ट्रांसमिशन लाइन की दूसरी एक खासियत होगी। यही वजह है कि जो MOU पर साइन किया गया है दोनों देशों के बीच में, इसमें पावर ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड ट्रांसमिशन, पावर स्टोरेज, इन सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना, ये सारी चीजें इस MOU में शामिल हैं। भारतीय कंपनियां जल्दी खुद को सीधे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा सकेंगी। आज इंडिया यूके इकोनॉमिक फाइनेंशियल डायलॉग में यूके के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने इसका ऐलान किया। We are particularly pleased to have made a big step forward with the first confirmation by India that it will explore the London Stock Exchange as an international destination for the direct listing of Indian companies. And alongside that, there is a new pensions and insurance partnership, the establishment of knowledge and expertise sharing, and of course, the new UK infrastructure financing bridge and a deepened partnership on the development of Gift City. चलिए इस खबर को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। एक बार फिर चलेंगे लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण, यूके के साथ आज हुई बैठक में क्या कुछ खास निकल कर आया है? दरअसल दोनों देशों के बीच में जो फाइनेंशियल डायलॉग हुआ उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि अब भारतीय कंपनियां बहुत जल्द सीधे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करा सकेंगी। इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी, इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसका फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिलेगा, उनके लिए फंड जुटाने का एक दूसरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है मुझे लगता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो यूके की पेंशन और इंश्योरेंस फंड है, उन इंश्योरेंस फंड और पेंशन फंड को भारत में निवेश करने की छूट देने पर यूके विचार करेगा। तीसरी चीज, जो गिफ्ट सिटी है, उस गिफ्ट सिटी में दोनों देश अपनी साझेदारी बढ़ाएंगे। फिनटेक के साथ यूके अपनी साझेदारी बढ़ाएगा, ये भी इस फाइनेंशियल डायलॉग में निकलकर सामने आया है। इतना ही नहीं, यूके इंडिया इंफ्रा फाइनेंसिंग ब्रिज बनाने का ऐलान किया गया है। ये इंफ्रा फाइनेंसिंग ब्रिज जो है, ये दरअसल दोनों देशों में इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहचान की जाएगी, उसमें एक्सपर्ट विशेषज्ञता की साझेदारी की जाएगी और फाइनेंसिंग के लिए दोनों देश आपस में समझौता करेंगे। इसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की लंबे समय से बातचीत चल रही है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द किया जाए, इस पर भी सहमति बनी है। और इसके साथ में जो दोनों देशों के बीच में निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए समझौता करने के प्रस्ताव पर भी बात आगे बढ़ी है। जी शुक्रिया लक्ष्मण ने सारे अपडेट के लिए। इधर G20 में कैसे बजा भारत का डंका और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र कैसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर 7:57 पर। G20 का मंच, भारत का पावर पंच। वेलकम बैक। आवाज समाचार में अब और कुछ खबरें आपको बताते हैं। राजधानी में इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, आसपास के राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाने की अपील की गई है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना ने कहा है कि जितना जरूरी है त्योहार मनाना, उतना ही जरूरी पर्यावरण को बचाना भी है। से दिवाली के अवसर पे पटाखे जलाने से जो प्रदूषण पैदा होता है, उसे रोकने के लिए दिल्ली के अंदर हर तरह के जो पटाखे हैं उनके निर्माण, भंडारण
बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और उसके जलाने पर जो है पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस को ये निर्देश जो है वो APCC तरह से जारी करने का निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई लाइसेंस दिल्ली के अंदर ना जारी। जितना ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ त्यौहार मनाना ज़रूरी है, उतना ही हमें सब लोगों की ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी है। क्रेड के CEO ने कहा है, माफ कीजिए, हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो दीपाली, ये एक बार फिर से दिल्ली में पटाखों पर बैन है और दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं कि भाई जितना जरूरी त्योहार है, श्रद्धा है, उतना ही जरूरी आपके लिए पर्यावरण भी है और इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए, दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है और उसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि इस बार भी दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। न सिर्फ पटाखे जलाने पर बल्कि इसके उत्पादन, भंडारण और इसकी बिक्री पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। ऑनलाइन भी आप पटाखे दिल्ली में नहीं मंगवा सकेंगे। अगर कोई कारोबारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल की सजा और 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर कोई पटाखे जलाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, गोपाल राय की तरफ से दी गई है। दिल्ली सरकार का ये मानना है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो नेबरिंग स्टेट्स है वहां पर पराली जलाई जाती है और जब पराली का धुआं पटाखों के धुएं के साथ मिलता है तो यहाँ की आबो हवा जहरीली हो जाती है और लोगों को सेहत के लिहाज से दिक्कतें होती हैं। तो उस तरह की स्थिति इस बार पैदा ना हो, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ना सिर्फ ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली में पटाखों की बिक्री नहीं होगी। जी, शुक्रिया दीपाली। और बता देते हैं अब आपको कि कंज्यूमर अड्डा में क्या है। तो आज एक बार फिर हम AI पर बात करने जा रहे हैं और वो भी नौकरी से जुड़ी हुई। जी हाँ, क्रेड, आप अक्सर इसके विज्ञापन देखते हैं। वो कंपनी जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल भरने की बात करती है, उसके जो CEO हैं उनका कहना है कि आने वाले 10 सालों में 90% नौकरियां AI की भेंट चढ़ जाएंगी। आखिर क्यों ऐसा बयान आया है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में AI नौकरी खा जाएगा, वो भी इस हद तक कि दुनिया में नौकरियां सिर्फ 10% बचेंगी, और AI बनाने वाले इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें आज हम बात करेंगे 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। क्योंकि AI एक ऐसी चीज़ है जिसको जानना, समझना, पहचानना और सीखना शायद अब हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 5:57 पर। AI का जमाना, नौकरी बचाना।